है। सारी सूरत में आज अमरीकी दिफाई हुक्काम ने ईरानी जौहरी तंसीबात से मुतालिक एक गैर मामूली प्रेस ब्रीफिंग दी है, जिसमें वो मनाजिर देखे गए जो आज से पहले नहीं देखे गए। अमरीकी सेक्रेटरी दिफा गुस्से में अमरीकी मीडिया पर इल्ज़ाम लगा रहे थे, उस पर बरस रहे थे कि वो ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात पर होने वाले हमलों की कामयाबी पर क्यों सवाल उठा रहा है। और सहाफ़ी अमरीका के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन से सवाल कर रहे थे कि क्या अपना मौक़िफ़ बदलने के लिए सदर ट्रंप ने आप पर दबाव डाला है। पहले देखिए कि अमेरिका के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने दिखाया कि माजी में कैसे बंकर बस्टर बॉम्ब्स का तजर्बा किया गया, ज़मीन के अंदर कितनी तबाही हुई, और फिर दावा किया कि जब एक बॉम्ब ने एक टेस्ट के दौरान यह कर दिया था तो ऐसे 6 बॉम्ब्स ने एक जगह पर फुर्दों में कितनी तबाही मचाई होगी। The video I'm about to show you जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो इस बंकर बस्टर बम की तकमील के लिए 15 साल तहकीक और तजुर्बात की अक्कासी करती है। इस बम के मुताद्दिद मॉडल्स बनाए गए और उनके सैकड़ों तजुर्बात किए गए। इस वक्त मैं आपको सिर्फ एक बम का टेस्ट तजुर्बा दिखा रहा हूं, और आप सोचिए कि इस एक बम के साथ अगर मजीद 5 बम फुर्दों पर गिरे होंगे तो उसका क्या असर हुआ होगा। Unlike a normal surface, एक आम सरफेस बम के मुकाबले में आपको यहाँ जमीन पर मलबा नजर नहीं आया, क्योंकि बंकर बस्टर बम डिजाइन ऐसे किए गए हैं कि पहले ये जमीन में बहुत गहराई में जाते हैं और फिर फट जाते हैं। फर्दों में 2 जगहों पर इस किस्म के 6 बम मारे गए और तमाम बॉम्ब्स बिल्कुल अपने निशाने पर जाकर गिरे। जब आगे वाले जहाज ने बॉम्ब गिराए और वो निशाने पर जाकर गिरे तो पीछे वाले जहाज में मौजूद पायलट ने कहा कि मैंने इससे ज़्यादा रोशन धमाका ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा। ये तो रात में दिन की तरह का सामान लग रहा है। explosion that I've ever seen. जनरल डैन केन ने यह भी बताया कि कैसे फुर्दों में 2 वेंटिलेशन शाफ्ट को ईरानियों ने कंक्रीट डालकर भर दिया था, मगर दोनों जगह पर 6 बंकर बस्टर बॉम्ब मारकर तंसीब को तबाह कर दिया गया। In the case of फुर्दों की तंसीब के लिए ही मुकम्मल एतमाद के साथ ऐसे हथियार बनाए गए थे और उन्हें फुर्दों की न्यूक्लियर तंसीब के लिए ही डिज़ाइन किया गया था, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि ये हथियार अपने मिशन के मकासद हासिल करने में कामयाब हो जाएं। मुझे GBU-57 के बारे में मनाजिर दिखाने दीजिए, जिसके बारे में आप जानते हैं कि ये एक 30,000 पाउंड वजनी हथियार है और इसे सिर्फ B-2 तैयारों से ही गिराया जा सकता है। इस बम के अंदर स्टील, धमाका खेज मवाद और एक फ्यूज़ होता है, और इस बम को एक ख़ास मकसद हासिल करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। इस हमले में इस्तेमाल किए गए हर बंकर बस्टर बम का अपना एक अलग इम्पैक्ट एंगल था। हर एक की अलग अलग फ्यूज़ सेटिंग थी। फ्यूज़ का मतलब है कि बम कब फटेगा, जितनी देर से फ्यूज़ एक्टिवेट होगा उतनी ही गहराई में बम जा सकेगा। इसलिए हर बम को उसके ख़ास मकासद के तहत फटने के लिए प्रोग्राम किया गया था। अमेरिका ने फुर्दों की तंसीब पर तस्वीर में दिखाए गए इन 2 वेंटिलेटर शाफ्ट्स को स्ट्राइक करने का फैसला किया, क्योंकि ये वो 2 जगहें थीं जहां से बंकर बस्टर बम ने इस तंसीब के अंदर दाखिल होना था। हमारे हमले से कुछ दिन पहले ईरानियों ने इन वेंटिलेशन शाफ्ट के लिए कई सुराखों के अंदर कंक्रीट भर के इन्हें हमले से बचाने की कोशिश की। अमेरिका में प्लानिंग करने वालों को इस बात का अंदाजा था और उन्होंने उसकी पूरी प्लानिंग की थी। पहले बम से फुर्दों की तंसीब के सुराखों में भरी गई कंक्रीट को उड़ाया गया और वो सुराख खुल गया। फिर दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें बम इस सुराख से अंदर दाखिल हुए और 1000 फीट पर सेकंड से ज्यादा की स्पीड से गहराई में जाने के बाद फट गए। इससे पीछे जहाज में 6ठे बम को इस तरह डिजाइन किया गया था कि अगर उससे पहले के जहाज का सिस्टम काम न करे या फिर बम काम न करे तो 6ठा बम मकासद हासिल करे। फुर्दों में वेंटिलेशन के दोनों सुराखों में 6 बम मारकर उन्हें तबाह किया गया। जनरल ने यह भी बताया कि अमेरिका ने GBU-57 यानी बंकर बस्टर बॉम्ब बनाए ही ईरान की फुर्दो न्यूक्लियर तंसीब को तबाह करने के लिए थे। उन्होंने उन 2 अफसरों की कहानी भी सुनाई जिन्हें आज से 15 साल पहले फुर्दो की तंसीब का जायजा लेने और उसे तबाह करने के लिए हथियार बनाने का टास्क दिया गया था। If you'd flip this over, thanks. Let me next move. मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमेरिका ने ये बंकर बस्टर बम GBU-57 क्यों और कैसे बनाए। मैं आपको इस बम के प्लानर्स के बारे में बताना चाहता हूं। अमेरिका में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम डिफेंस थ्रेट रिडक्शन एजेंसी है। ये एजेंसी अमेरिका के लिए बहुत
से काम करती है, मगर सबसे अहम काम यह है कि ये एजेंसी अंडरग्राउंड टारगेट्स के लिए दुनिया की सबसे जदीद एजेंसी है। 2009 में इस एजेंसी के एक अफसर को ईरान में होने वाली एक सरगर्मी के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। उस अफसर की सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा। उस अफसर को ईरान में एक मकाम की कुछ तस्वीर और कुछ सीक्रेट मालूमात दिखाई गई। ये मकाम ईरान के पहाड़ों के बीच एक कंस्ट्रक्शन साइट का था और उस अफसर को यह जिम्मेदारी दी गई कि वो इंटेलिजेंस कम्युनिटी के साथ मिलकर ईरान में मौजूद इस तंसीब के हवाले से रिसर्च करे और फिर कुछ अरसे में इस अफसर के साथ एक और अफसर को भी इस जिम्मेदारी में शामिल कर लिया गया। ये दोनों अफसर 15 साल तक फुर्दो में मौजूद इस टारगेट के बारे में रिसर्च करते रहे, जो कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की इंतहाई अहम तंसीब थी। और फिर मुकम्मल रिसर्च के बाद उन्हें एहसास हुआ कि अमेरिका के पास इस टारगेट को तबाह करने के हथियार ही मौजूद नहीं है। और फिर इन दोनों अफसरान ने इंडस्ट्री और दीगर इदारों के साथ मिलकर बंकर बस्टर बम यानी GBU-57 बनाया। फिर उन्होंने इस हथियार को मुख्तलिफ ऑप्शंस के साथ बार बार टेस्ट किया, मुख्तलिफ टारगेट्स पे सैकड़ों टेस्ट तजुर्बात किए और इस सब का एक ही मकसद था और वो ये कि जब अमेरिका ईरान की फुर्दों में मौजूद न्यूक्लियर तंसीब को टारगेट करने का फैसला करे तो ये बम उस तंसीब को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दे। और फिर उनकी जिंदगी की 15 साल मेहनत के बाद बिलाखिर जून 2005 को उनको फोन आया और अमेरिका के सदर ने हुक्म दिया कि B-2 तैयारों के जरिए इस टारगेट को तबाह कर दो। कल मुझे उन दोनों ऑफिसर से मिलने का मौका मिला जिन्होंने इतना कुछ किया। अमेरिका के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ से सहाफी ने पूछा कि जनरल, आपने इतवार को कहा था कि ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात पर किए गए हमलों की फाइनल डैमेज असेसमेंट में वक्त लगेगा और आपने कहा था कि इतनी जल्दी इस बात पर तबसरा करना दुरुस्त नहीं होगा कि ईरान की न्यूक्लियर तंसीब को कितना नुकसान पहुंचा है। तो 3 दिन में ऐसा क्या बदल गया कि आप आज ये मालूमात दे रहे हैं कि आप भी सदर ट्रंप की तरह कहेंगे कि ईरान की न्यूक्लियर तंसीब का सफाया कर दिया गया है? तो देखिए जनरल डैन केन ने क्या जवाब दिया और फिर सेक्रेटरी दिफा मीडिया से नाराज हो गए। General, on Sunday you said final battle damage will take some time, and you also said I think BDA is still pending and it would be way too early for me to comment on what may or may not still be there at the nuclear facility. So that was just over 3 days ago. So what has changed? Would you use the term obliterated as well? Sure, like I said, we don't do BDA. I'll refer that to the intelligence community. And You're talking with them. I mean, what changed in the past 3 days that make you so, you know? sir, I think I said. I think I explained what changed. There was a great deal of irresponsible reporting based on leaks, preliminary information in low confidence. Again, when someone leaks something, they do it with an agenda. And when you leak a portion of an intelligence assessment, but just a little portion that makes it seem like maybe the strike wasn't effective, then you start a news cycle. Whether it's the Washington Post or Fox News or CNN or MSNBC, you start a news cycle that starts to call into question the efficacy. No, that's why. So you bring the chairman here, who's not involved in politics. He didn't do politics. That's my lane to understand and translate and talk about those types of things. So I can use the word obliterated. He could use defeat, destroyed, assess, all of those things. But ultimately, we're here to clarify what these weapons are capable of, which anyone with, two eyes, some ears, and a brain can recognize that kind of firepower with that specificity at that location and others is going to have a devastating effect. That's what's changed. Just 3 or 4 days later. What See, changed? this is a point. This is how difficult it is to actually manage. You just watched a video of what this weapon is capable of. अमेरिका के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ से सहाफियों ने यह तक सवाल किया कि क्या उन पर सदर ने दबाव डाला है कि ईरान पर होने वाले हमलों के हवाले से एक बेहतर तस्वीर पेश करें। सेक्रेटरी दिफा से सवाल हुआ कि ये इतलात मौजूद हैं कि ईरान ने पहले ही यूरेनियम को मुंतकिल कर दिया था, क्या ये बात ठीक है? देखिए जनरल साहब ने क्या जवाब दिया और सेक्रेटरी दिफा कैसे गुस्से में आ गए। There's public imagery available saying that highly enriched uranium was moved out of Fordo before the strikes. Is that accurate? Have you seen that? And Mr. Chairman, a question for you. Have you been pressured to change your assessment or give a more rosy intelligence assessment to us by any political factors, whether it's the president or the secretary? And if you were, would you do that? Yeah, well, that one's easy. No. No, I have not, and no, I would not. I've never been pressured by the president or the secretary to do anything other than tell them exactly what I'm thinking, and that's exactly what I've done. There's nothing that I've seen that suggests that we didn't hit exactly what we wanted to hit in those locations. It's about highly enriched uranium. Do you have
certainty that all the highly enriched uranium was inside the Fordo mountain, or some of it, because there were satellite photos that showed more than a dozen trucks there 2 days in advance. Are you certain none of that highly enriched uranium was moved? Of course, we're watching every single aspect, but Jennifer, you've been about the worst, the one who misrepresents the most intentionally what the president says.